नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस बेहद खास हाई एनर्जी और डीपली डिटेल विश्लेषण में। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है सिंध पर अरब आक्रमण। अगर आप 2025 के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक कितना क्रूशियल है। आज के इस मेगा सेशन में हम ऊपर से नहीं बल्कि एकदम डेप्थ में जाकर उन फैक्ट्स, उन कॉन्सेप्ट्स और उन हिस्टोरिकल डेट्स को डिकोड करेंगे जो सीधे आपके पेपर में छपते हैं। हम इस मुद्दे को इतना डीपली एनालाइज करेंगे कि एग्जाम हॉल में जब सवाल आएगा तो आपको तुरंत आंसर स्ट्राइक करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जबरदस्त सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत सबसे बेसिक लेकिन सबसे बड़े सवाल से करते हैं। आखिर अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? सोचिए जरा, क्या ये अचानक लिया गया कोई फैसला था? क्या ये सिर्फ धन दौलत और खजाने की चाहत थी, या फिर इसके पीछे एक पूरी भौगोलिक और राजनीतिक स्ट्रैटेजी काम कर रही थी? अक्सर एस्पिरेंट्स डेट्स याद कर लेते हैं पर ये क्यों वाला हिस्सा भूल जाते हैं और एग्जामिनर यहीं ट्रैप करता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में। आज हम इस क्यों को इतने अच्छे से समझेंगे कि इस कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा कोई भी ट्रिकी सवाल आप गलत नहीं करेंगे। आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड रखी गई है। पहले हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट एंड कॉजेस, दूसरे नंबर पर मोहम्मद बिन कासिम अराइव्स, तीसरे पर राजा दाहिर डिफेंड्स सिंध, चौथा होगा इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी और आखिर में सबसे जरूरी एग्जाम स्ट्रैटेजी एंड ट्रिक्स। तो बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ जो है कॉन्टेक्स्ट एंड कॉजेज। आइए उस दौर का बैकग्राउंड समझते हैं। 8वीं शताब्दी का वो दौर। ध्यान दीजिएगा, इस आक्रमण के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं था बल्कि लेयर्स थे। सबसे पहली लेयर थी भारत की अथाह संपत्ति। उस समय भारत को दुनिया भर में उसके खजाने और व्यापारिक समृद्धि के लिए जाना जाता था और यह आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र था। दूसरी लेयर थी उमाइयाद कैलिफेट की विस्तारवादी नीति। ये एक बहुत बड़ा एम्पायर था जो तेजी से अपनी बाउंड्रीज को दुनिया भर में फैला रहा था। उन्हें अपना दबदबा बढ़ाना था। लेकिन इन सब के बावजूद एक ऐसी घटना हुई जिसने चिंगारी का काम किया, और वही हमारा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इमीडिएट ट्रिगर। सिंध के तट के पास समुद्री लुटेरों द्वारा अरब जहाजों का लूटा जाना। यह बिल्कुल एक टिपिंग पॉइंट था। एग्जाम में जब पूछा जाए कि इमीडिएट कॉज क्या था तो ध्यान रखिएगा, जवाब विस्तारवादी नीति नहीं बल्कि ये समुद्री लुटेरों वाली घटना थी। जहाजों की इस लूट ने ही एक सीधे आक्रमण का रास्ता साफ कर दिया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मोहम्मद बिन कासिम अराइव्स। यहां से मिलिट्री कैंपेन असल में शुरू होता है। अब इस टाइमलाइन को बिल्कुल ध्यान से देखिए क्योंकि क्रोनोलॉजी से सीधे सवाल बनते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि पहला हमला ही सफल रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। क्रमानुसार देखें तो साल 711 ईस्वी में अरबों ने शुरुआती हमले किए थे, लेकिन वो एक्सपीडिशंस पूरी तरह से असफल रहे, वो डिफीट हो गए थे। फिर ठीक अगले ही साल एक बड़ा बदलाव आता है। साल 712 ईस्वी में एक युवा और नया कमांडर मोहम्मद बिन कासिम अपनी पूरी तैयारी के साथ सिंध में प्रवेश करता है। और ध्यान दीजिए, 712 ईस्वी में ही एक बेहद निर्णायक युद्ध लड़ा जाता है, बैटल ऑफ डेबल। ये वो युद्ध था जहां से अरबों का भारतीय उपमहाद्वीप में सफल प्रवेश होता है। ये घटनाएं इतनी तेजी से हुई थी कि इनका ऐतिहासिक असर बहुत गहरा पड़ा। 712 इस साल को अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए। अगर एग्जाम प्रेप में आपने इस साल को याद नहीं किया तो समझिए एक फ्री का नंबर आपने छोड़ दिया। एसएससी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लीजिए। अरबों का पहला सफल आक्रमण कब हुआ, ये सवाल घूम फिरकर बार बार आता है और इसका एक ही सॉलिड जवाब है, 712 एडी। इसे हमेशा के लिए लॉक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, राजा दाहिर डिफेंस सिंध। यहाँ हम उस ऐतिहासिक टकराव की बात करेंगे। इस महायुद्ध को समझने के लिए दोनों पक्षों को देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ था मोहम्मद बिन कासिम, एक बेहद युवा उमैयद कमांडर जिसके पास एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड और विस्तारवादी अरब सेना थी। उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी और बैकिंग एक बहुत बड़े एम्पायर की थी। और ठीक उनके सामने थे राजा दाहिर, सिंध के ब्राह्मण वंश के आखिरी हिंदू राजा। अब देखिए, राजा दाहिर के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थी। सामने एक विशाल सेना थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने ओवरवेलमिंग ऑड्स के खिलाफ एक भयंकर और कड़ी टक्कर दी। ये क्लैश ऑफ पावर्स सदियों तक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया क्योंकि दोनों ही तरफ से अपनी अपनी मोटिवेशंस को पूरी शिद्दत से लड़ा गया था। अब आते हैं चौथे भाग पर, इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। युद्ध तो खत्म हो गया पर उसका असर क्या हुआ? एग्जामिनर्स का ये सबसे पसंदीदा एरिया है।
किसी भी आक्रमण का असर सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहता, अलग अलग क्षेत्रों में इसके प्रभाव देखे गए। और इस टेबल से हम इसे इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं। राजनीतिक यानी पॉलिटिकल तौर पर देखें तो सिंध में नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू हुई। आर्थिक यानी इकोनॉमिक दृष्टि से मुनाफा कमाने वाले अरब इंडियन समुद्री ट्रेड रूट्स अब पूरी तरह ओपन हो गए थे। एक नया मार्केट खुल गया था। पर सबसे महत्वपूर्ण और फैसिनेटिंग इम्पैक्ट था सांस्कृतिक यानी कल्चरल इम्पैक्ट। भारत का गणित यानी मैथमेटिक्स और खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी बड़े पैमाने पर अरब की दुनिया में एक्सपोर्ट होने लगा और फिर वहीं से ये नॉलेज यूरोप और पूरी दुनिया में फैला। एक बहुत ही लाजवाब साइंटिफिक एक्सचेंज यहाँ देखने को मिलता है। अब इस टर्म पर आए, जिजिया। ये शब्द जनरल स्टडीज के पेपर का एक एब्सोल्यूट फेवरेट है, बार बार रिपीट होता है। आखिर जिजिया था क्या? एकदम सिंपल शब्दों में समझें तो जिजिया एक पर कैपिटा वार्षिक कर यानी ईयरली टैक्स था, जो ऐतिहासिक रूप से गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाता था। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत में सबसे पहली बार इस कर की शुरुआत इसी अरब प्रशासन के दौरान सिंध क्षेत्र में हुई थी। ये सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल बनता है एग्जाम में, तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। हालांकि सिंध पर अरबों का कब्जा जरूर हो गया था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो मेनलैंड इंडिया में आगे बढ़ते चले गए। रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा था। गुर्जरा प्रतिहाराज ने एक बेहद मजबूत पुश बैक दिया। चालुक्य वंश ने भी भयंकर रक्षा की और आगे बढ़ने के रास्ते रोके। इन संयुक्त भारतीय प्रयासों का अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि अरब टेरिटोरियल एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ सिंध क्षेत्र तक ही सीमित रह गया। उनका आगे बढ़ने का सपना इन डायनेस्टीज की मजबूत दीवार से टकराकर रुक गया। और अब सबसे इंतजार वाला भाग, नंबर 5, एग्जाम स्ट्रैटेजी एंड ट्रिक्स। कैसे लाएं इस टॉपिक से मैक्सिमम मार्क्स? अब अपना मेंटल चेकलिस्ट रेडी कर लीजिए। अगर एग्जाम में मल्टीपल चॉइस ऑप्शन से करेक्टली डील करना है तो ये 3 स्टेप्स याद रखें। पहला कदम, साल 712 ईस्वी और बैटल ऑफ डिबाल, इस कॉम्बिनेशन को कभी मत भूलिए। दूसरा कदम, जब भी जिजिया टैक्स का पहला इंपोजिशन पूछा जाए उसको डायरेक्ट मोहम्मद बिन कासिम के नाम से लिंक कर दीजिए। और तीसरा कदम, इस आक्रमण का सबसे बड़ा ग्लोबल आउटकम था इंडियन साइंसेज और मैथ्स का अरब कंट्रीज में एक्सपोर्ट। ये 3 पॉइंट्स आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। अब आती है इस सेशन की सबसे मास्टर ट्रिक। रिवीजन के टाइम इस छोटी सी लाइन को याद रखिए, 712 क्विक डिफीट। देखिए कैसे काम करती है ये ट्रिक। 712 से आपको साल याद रहेगा, 712 AD। क्विक वर्ड का Q उठाइए, उससे बनेगा कासिम, और डिफीट वर्ड का D उठाइए, उससे बनेगा दाहिर। यानी 712 में कासिम ने दाहिर को डिफीट किया। है ना जबरदस्त? इस एक छोटी सी लाइन के अंदर आपका पूरा कोर हिस्टोरिकल फैक्ट छुपा हुआ है। चलिए इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ समाप्त करते हैं। मशहूर इतिहासकार स्टैनली लेन पूल ने एक बार लिखा था, द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वॉज अ ट्रायम्फ विदाउट रिजल्ट्स। यानी सिंध पर अरबों की विजय एक ऐसी जीत थी जिसका कोई बड़ा राजनीतिक परिणाम नहीं निकला। सोचिए इस बारे में, एक आक्रमण जिसका भौगोलिक विस्तार बहुत छोटा था, किंतु जिसने संस्कृतियों, व्यापार और विज्ञान का एक बहुत बड़ा और अनमोल आदान प्रदान शुरू कर दिया। क्या वाकई ये विदाउट रिजल्ट्स था या इसके नतीजे किसी दूसरे रूप में सामने आए? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपका रिवीजन सॉलिड हुआ होगा और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आई होगी। मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले विश्लेषण में।